Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग साइटोलॉजी की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने साइटोलॉजी के बेसिक्स डिस्कस किए हैं, तो साइटोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोग जाकर के साइटोलॉजी की पहली क्लास देखिए जिसमें बेसिक्स बताए गए हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, उसके बाद आप ये क्लास देख सकते हैं और अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में, जो कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएंगे। तो सेल वॉल के बारे में हम बात करते हैं, तो सेल वॉल कहाँ पाया जाता है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो सेल वॉल जो होता है वो ऑल प्लांट सेल में, मतलब सारे के सारे प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। ठीक है, तो प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये सेल के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, ये सेल है तो इसके सरफेस पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक, अब द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो वो यही है, क्योंकि मैंने बताया कि सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई में पाया जाता है, जबकि एनिमल में ये नहीं पाया जाता। तो मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जा रहा है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, थिकनेस की हम बात करेंगे तो सेल वॉल जो होता है ये 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सेल टू सेल इसका जो थिकनेस है वो वेरी करता है। अब हम सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिए कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स में कि प्लांट में सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो प्लांट में सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पेक्टिन से। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? नैग, NAG, और नैम, NAM। ठीक है, नैग से हो जाएगा क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और नैम से हो जाएगा क्या? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल, एम से म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और म्यूरेमिक एसिड का नाम ना दे करके नैम और नैग दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया में केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल का। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। अब काइटिन किससे बना होता है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, मतलब नैग से। ठीक है, नैग के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या करते हैं? मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर बनाते हैं और इसी को कहा जाता है काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। ठीक है, कंपोजिशन हो गया। अब हम सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एक टिपिकल सेल वॉल जो होता है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहली लेयर है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। ठीक है, ये सारे हाईलाइटेड पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिडिल लेमिला का कंपोजिशन क्या है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। ठीक है, और नोट क्या है यहाँ पे? द राइपन फ्रूट्स बिकम सॉफ्टेन ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लेमिला। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रूट्स जो होते हैं जब वो पकते हैं तो वो सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है, वो इसलिए सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो मिडिल लेमिला होती है सेल वॉल में वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो कच्चे फ्रूट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं इसलिए क्योंकि मिडिल लेमिला उसमें इंटैक्ट होता है, और जब फल पकने लगते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे मिडिल लेमिला जो है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगली लेयर है प्राइमरी वॉल, जो कि प्रेजेंट होता है बोथ साइड ऑफ मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के दोनों तरफ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है और ये बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, जो भी मैंने केमिकल कंपोजिशन बताया वो यही था, प्राइमरी वॉल में ही ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बाद में बनता है और फिर टर्सरी वॉल उसके बाद बनता है। तो सेकेंडरी वॉल तीसरी लेयर है,
जो कि बना होता है सेलुलोज और लिग्निन से। और टर्शियरी वॉल जो है ये प्योरली सेलुलोजिक होता है। मतलब प्राइमरी वॉल में 3 केमिकल कंपोनेंट्स थे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, जिनसे प्राइमरी वॉल बनता है। सेकेंडरी वॉल में 2 केमिकल थे, सेलुलोज और लिग्निन। जबकि तीसरा जो लास्ट वाला लेयर है टर्शियरी वॉल, वो केवल और केवल सेलुलोज से बना होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि टर्शियरी वॉल किस में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, तो जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकिड्स होते हैं वो प्योरली सेलुलोजिक होते हैं, उनके टर्शियरी वॉल। ठीक है, जो टर्शियरी वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड्स, जिसमें आपको टर्शियरी वॉल देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है? तो सेल वॉल जो होता है उसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो 2 मेन पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला है फाइब्रिल्स और दूसरा है मैट्रिक्स। ठीक है, फाइब्रिल्स जो हैं ये नेट लाइक फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल वॉल की, और दूसरा है मैट्रिक्स जो कि जेल लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, यह है सेल वॉल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्लियरली चीज़ों को समझेंगे जो अभी आपने पढ़ा। तो पहले ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल लैमेला। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर वाली इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। तो अभी मैंने बताया कि मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लियरली समझने के लिए केवल यहाँ के मतलब मिडिल लैमेला के एक तरफ के ही प्राइमरी सेल वॉल को दिखाया गया है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जबकि ये मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब प्राइमरी सेल वॉल जो उसका कंपोजिशन क्या था? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। तो ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हेमीसेलुलोज। ठीक है, और उसके बाद ब्लू कलर के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, और इन सारे स्ट्रैंड को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है ये पेक्टिन। ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर के प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है। ठीक, और जो दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल का, मैट्रिक्स, जो कि जेल लाइक मटेरियल होता है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ये जो है ये पूरे के पूरे सेल वॉल में जेल लाइक जो है सबस्टेंस जो है भरा होता है, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जेल लाइक कुछ सबस्टेंसेस प्रेजेंट होंगे, उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है सेल वॉल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब हम सेल वॉल की ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं कि सेल वॉल जो है किससे ओरिजिनेट होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल वॉल की। तो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है सेल प्लेट से। सेल प्लेट जो होती है ये जब सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे साइटोकाइनेसिस की एक स्टेज होती है, उस स्टेज पे ही सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। तो इस सेल प्लेट से ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल वॉल ओरिजिनेट होता है। तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम्स some different materials can be deposited on the cell wall। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेल वॉल पे कुछ मटेरियल का भी डिपोजिशन हो जाता है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन्हें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में ही बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, केवल जो काम की चीज़ें हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहें तो इन्हें याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कुछ भी स्किप करें, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मटेरियल है जिनका डिपोजिशन सेल वॉल पे होता है। पहला है लिग्निन, जो कि एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि डिपॉजिट होता है कहाँ पे? मेनली जाइलम सेल पे। तो लिग्निन का डिपोजिशन कहाँ होता है? मेनली जाइलम पे होता है, जो कि क्वेश्चन का एरिया है। उसके अलावा दूसरा मटेरियल है सुबेरिन। ठीक है, जो कि किससे बना होता है? मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड के मिक्सचर से ये सुबेरिन बना होता है, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कॉर्क सेल्स पे। कॉर्क सेल पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है, और जाइलम सेल पे होता है लिग्निन का डिपोजिशन। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि ये किससे बना होता है। अगला है क्यूटीन। क्यूटीन क्या है? ये वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे? एपिडर्मल सेल पे। ठीक है, ये सारे के सारे डिपोजिशन एक स्पेसिफिक जगह पे ही डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है कि ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। क्यूटीन जो है एपिडर्मल सेल पे डिपॉजिट होता है, ये वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस होता है, और जब डिपॉजिट हो जाता है तो इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, अगला मटेरियल है सिलिका। तो इन सम केसेस सैंड
और सिलिका पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड विच गिव अ रफ टच। तो कभी कभी आप कुछ प्लांट्स की पत्तियों को या फिर कुछ पौधों को जब आप टच करते हैं तो वो आपको काफ़ी रफ लगते हैं, उनका टच आपको काफ़ी रफ लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनमें सिलिका का या सैंड पार्टिकल का डिपोजिशन हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि एक्वेसिटम और सैकरम मुंजा, इनमें सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से ही जब आप इन्हें टच करेंगे तो ये काफ़ी रफ होते हैं। कुछ नोट्स भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ फैमिली है, मोरेसी हो गई, उर्टिकेसी हो गई, कुकुरबिटेसी, एकेंथेसी, ये 4 फैमिलीज़ हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो है डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ये चारों फैमिली का नाम आप एग्जाम से पहले देख लेंगे, हो सकता है कि पूछा जाए। इनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट और कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ठीक, अगला है और लास्ट मटेरियल है म्यूसिलेज। सम सेल्स आर स्लीपरी टू टच ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप टच करेंगे तो वो काफ़ी स्लीपरी होते हैं। ठीक है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे म्यूसिलेज का सिक्रीशन हो रहा होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। ठीक है, तो ये है सेल वॉल। अब सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल जो है मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, तो सेल वॉल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ऑल सेल्स आर एनक्लोज्ड बाई अ लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो एक लिविंग मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं, कवर्ड होती हैं, और इस मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये नाम दिया था सी नगेली और क्रैमर ने 1855 में। केमिकल कंपोजिशन की हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 3 चीज़ों से बना होता है। पहला है प्रोटीन, जो कि मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये 60% तक होता है। दूसरा है लिपिड, जो कि 28% से 79% तक होता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 2 से 10% तक होता है। ठीक है, ये अलग अलग सेल टाइप में वेरी करता है इनका परसेंटेज। किसी सेल में देखेंगे कि प्रोटीन 55% है, लिपिड जो है वो 50% है, या 60% हो गया, कार्बोहाइड्रेट 3, 4, 5, 6% हो गया। ठीक है, और दूसरे सेल में आप देखेंगे तो उसमें जो है इसका परसेंटेज डिफरेंट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो सेल किस टाइप की है। तो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 केमिकल कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ऐड किया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। आपने जान लिया कि 3 चीज़ों से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली इन्वॉल्व 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड विद देयर टेल्स पॉइंटिंग इनवर्ड एंड अरेंजमेंट कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और ये 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर से बना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इनमें टेल्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लिखा क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 फॉस्फोलिपिड से बना होता है, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इसमें इतना जो एरिया है, इतना पोर्शन जो है, ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, और ये नीचे वाला जो है ये दूसरी फॉस्फोलिपिड लेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, अब इसमें ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राउंड स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। ये है फॉस्फोलिपिड, जिसमें ये 2 टेल होते हैं, मतलब ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये है हेड, और ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से टेल जैसा दिख रहा है आपको, ये है टेल। और ये जो टेल है आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ है, चाहे ये वाला फॉस्फोलिपिड हो चाहे ये वाला फॉस्फोलिपिड हो, टेल अंदर की तरफ है, वही ऊपर की लाइन में बताया गया है। ठीक है, तो हेड जो है बाहर की तरफ होता है फॉस्फोलिपिड का, और टेल जो है अंदर की तरफ होती है। ठीक, अब यहाँ पे वही लिखा गया है, ये जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, इसको फॉस्फोलिपिड हेड बोला जा रहा है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको फॉस्फोलिपिड टेल बोल रहा है। तो एक फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और 2 टेल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो ये जो स्ट्रक्चर रॉड लाइक आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन है, और आप देख रहे हैं कि ये फॉस्फोलिपिड को पूरे तरीके से इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मा में ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, 2 लेयर है, और प्रोटीन जो है ये पूरे के पूरे फॉस्फोलिपिड को क्रॉस कर रहा है, बाई लेयर को। तो ऐसा प्रोटीन जो कि पूरे के पूरे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर जाए, ऐसी प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन आगे मैं बताऊंगी आपको। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड हो गया, तीसरा क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। आप देख रहे हैं कि इस प्रोटीन पे ये छोटा सा चेन बना हुआ है इस तरीके से,
ये जो स्ट्रक्चर है यही है कार्बोहाइड्रेट। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये मेम्ब्रेन में अंदर होते हैं, जैसे ये प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में अंदर तक जा रही है, फॉस्फोलिपिड भी पूरे अंदर तक ये इस तरीके से बने हुए हैं। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाता या फिर सेल के अंदर ऐसे नहीं पाया जाता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमेशा सेल के बाहर सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा है तो हम इसको कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड से जुड़ा होता, ठीक है, तो इसको कुछ और कहते, लेकिन ये प्रोटीन से जुड़ा है इसलिए इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं कभी कभी, जैसे कि आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये 2 फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर जो है ये भी प्रोटीन है। अब मैंने कहा कि ये कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि क्रॉस कर जाती पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को, तो जो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है उनको तो इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। बट कुछ प्रोटीन होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाई जा रही है, तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। पहला है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, दूसरा है इंट्रिंजिक प्रोटीन। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन का मतलब क्या है, जो कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं वो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होती हैं, जो कि एसोसिएटेड होती हैं सरफेस से। ठीक है, जो सरफेस से जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रिन इन आरबीसी एंड एटीपीएज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये एक्सट्रिंजिक प्रोटीन के एग्जाम्पल है। दूसरी टाइप है इंट्रिंजिक प्रोटीन, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रोटीन जो कि क्रॉस करे पूरे मेम्ब्रेन को, वो हो गई इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंजिक प्रोटीन, जो कि एंटर करता है लिपिड बाइलेयर में और एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू इट। ठीक है, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करता है, पूरा एक्सटेंडेड होता है पूरे मेम्ब्रेन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया था और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जैसे जैसे उन्होंने जो चीज़ें देखी तो उसके बेसिस पे उन्होंने उसके स्ट्रक्चर के लिए कुछ मॉडल प्रपोज किए थे। जैसे कि कुछ मॉडल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन केवल इतना होता है कि मॉडल का नाम होता है और पूछा जाता है कि इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था। ठीक है, तो जैसे कि पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, जिसको दिया था डावसन और डेनियल ने। आपको इनके नाम याद रखने हैं मॉडल के, और किसने दिया था ये याद रखना है। ठीक है, तो डावसन और डेनियल ने 1935 में और 52 में ये मॉडल दिया था। ठीक है, दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था 1950 में। ठीक, तीसरा और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है फ्लूइड मोजैक मॉडल है, जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, आपको इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था। आज के समय में हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ते हैं वो फ्लूइड मोजैक मॉडल ही है। ठीक है, अभी मैंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया वो फ्लूइड मोजैक मॉडल का ही स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें फ्लूइड मोजैक मॉडल के अंदर आती हैं वो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है। कुछ 1-2 पॉइंट्स जो वहाँ पे नहीं बताए थे वो इस मॉडल के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लिपिड्स एंड इंट्रिंजिक प्रोटीन्स फॉर्म अ मोजैक पैटर्न। ठीक है, तो आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स थी, इंट्रिंजिक प्रोटीन जो कि पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही थी। ठीक है, तो ये लिपिड और इंट्रिंजिक प्रोटीन्स जो होती हैं ये मिल करके क्या करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोजैक पैटर्न देती हैं। ठीक है, लिपिड है, फिर प्रोटीन्स हैं, फिर लिपिड्स हैं, फिर प्रोटीन्स है, तो इस तरीके का मोजैक पैटर्न देखने को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल का नाम रखा गया मोजैक मॉडल। अब इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि ये फ्लूइड नेचर का क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की वो फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है। ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन जो है हमेशा इस तरीके से मूव करता रहता है, वो एकदम स्टेबल नहीं होता कि यहाँ पे इस तरीके से एकदम स्टेबल है, वो हमेशा मूव करता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होती है फ्लूइडिटी। और मेम्ब्रेन हमारा कैसा होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, और वो फ्लूइड इसीलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर का बना देते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? पहला तो ये हो गया कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे कि सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, और साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ताकि सेल के अंदर जो भी मटेरियल है जैसे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके सेल के अंदर की मटेरियल को। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। उसके अलावा ये क्या करता है, प्रोवाइड पासेज फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, पासेज प्रोवाइड करता है, मतलब इसके थ्रू सेल के अंदर और सेल के बाहर कोई भी सब्सटेंस जो है जा सकता है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, जिनको जाना होता है केवल वही, और किनको जाना होता है वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस को जाने देता है, क्रॉस करने देता है खुद को, सबको जाने या आने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। और सेलेक्टिवली परमिएबल किसके बेसिस पे होता है, ये साइज के बेसिस पे हो सकता है कि मॉलिक्यूल की साइज कितनी बड़ी है, या फिर मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, या फिर उस पर चार्ज क्या है। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा और भी फंक्शन है, जैसे कि इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू इट। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने बताया कि ये पासेज में हेल्प करता है, तो ये मटेरियल का, मॉलिक्यूल या आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है अंदर और बाहर सेल के। एक्सोसाइटोसिस होती है इसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस होती है। ठीक है, एक्सो और एंडोसाइटोसिस हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिफरेंट गैसेस का डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमेशा सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते। ठीक है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन का। ठीक है, वो सेल को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी सेल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि अलग अलग सेल पे होते हैं प्रेजेंट, जिसकी वजह से सेल जो है पहचान पाता है कि ये इस टाइप की सेल है, ये दूसरे टाइप की सेल है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी ओरिजिन हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओरिजिन जो है साइटोप्लाज्म से हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।